Good evening, students. In previous class, we had discussed the first theme of the chapter. Did women have a revolution? क्या वुमेन पार्टिसिपेंट थी या वुमेन की लाइफ में क्या सुधार आया रेवोल्यूशन की वजह से? एंड नाउ टुडे वी विल डिस्कस द अनदर थीम, द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी. स्लेव्स की क्या पोजीशन थी, स्लेवरी कैसे एवोल्यूश हुई, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में. ठीक है, तो लेट्स मूव टूवर्ड द टॉपिक, द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी. ओल्ड रजीम, नेशनल असेंबली, जोकोबिन रजीम और नेपोलियन रूल, ये सारे हमने रूल पढ़े फ्रांस के, है ना. सबसे पहले हमने ओल्ड रजीम पढ़ा जो कि 1789 से पहले था, है ना. उसके बाद नेशनल असेंबली आई, उसके बाद जोकोबिन क्लब, जोकोबिन जो था मैक्सिमिलियन रॉबस्पेरी, फिर उसके बाद फाइनली जो है वो नेपोलियन पावर में आता है जब जोकोबिन रजीम का फाल हो जाता है. अब इन सब ने स्लेव्स की क्या पोजीशन थी, ओल्ड रजीम में स्लेव कैसे थे, नेशनल असेंबली के टाइम पे कैसे थे, जोकोबिन रजीम में कैसे थे और नेपोलियन रजीम में कैसे थे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वन बाई वन डिस्कस करेंगे. तो ओल्ड रजीम में स्लेवरी वाज प्रिविलेंट, मतलब कि ओल्ड रजीम में बहुत ज़्यादा स्लेवरी थी. ठीक है, मतलब कि स्लेव्स जो थे वो बहुत ज़्यादा स्लेव्स का यूज़ किया जाता था. देन नेशनल असेंबली, मतलब कि ओल्ड रजीम में स्लेवरी को हटाने के लिए कोई प्रिकॉशंस नहीं लिए गए या कोई स्टेप्स नहीं उठाए गए. लेकिन नेशनल असेंबली जो आई, सेकंड पॉलिटिकल बॉडी, तो तब क्या हुआ कि डिबेट्स अबाउट द एवोल्यूशन बट इट वाज नॉट एबोलिश्ड. इसको ख़त्म करने के लिए डिबेट्स हुई बट ये ख़त्म नहीं की गई. ठीक है, डिबेट्स हुई कि मतलब स्लेवरी ख़त्म होनी चाहिए, जिस तरीके से स्लेव्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लिया जाता है, जिस तरीके से मतलब इनको काम करवाया जाता है जिस तरीके से, तो इस चीज़ पे डिबेट्स हुए लेकिन जो है टोटली जो है वो स्लेवरी एबोलिश नहीं की गई. ठीक है, देन जब जोकोबिन क्लब आया, जब जोकोबिन मैक्सिमिलियन रॉबस्पेरी का रेन ऑफ टेरर आया, तो उसने जो है स्लेवरी को एबोलिश कर दिया. ठीक है, अब देखो आपको याद होगा कि जोकोबिन जो क्लब था वो कौन सी सेक्शन थी सोसाइटी की, जो पोर सेक्शन थी, मतलब खुद ही वो पोर सेक्शन से थे, है ना. बिल्कुल जो पोर सेक्शन थी उसमें से उठ करके ये मेंबर्स आए थे और इन्होंने जोकोबिन क्लब बनाया था. तो जाहिर सी बात है फिर ये वहीं से उठ करके आए थे और इन्होंने क्या किया था अपने समय पे. कब जोकोबिन का कब समय स्टार्ट हुआ था, 1793 टू 1794. ठीक है, 1794. तो इस समय पर इन्होंने क्या किया था, स्लेवरी को टोटली एबोलिश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था. मतलब स्लेव्स की ट्रेड को, स्लेव का यहाँ से वहाँ ले जाना, ये सारी चीज़ें जो थी ख़त्म की थी. लेकिन अगेन जब नेपोलियन रूल आता है, डायरेक्टरी रूल जोकोबिन के बाद आता है ना, तो उसके बाद क्या आता है नेपोलियन रूल. तो नेपोलियन क्या करता है, नेपोलियन स्लेवरी को दोबारा फिर से रीइंट्रोड्यूस करता है, स्लेव सिस्टम जो है वो दोबारा फिर से स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको कि कौन से टाइम पीरियड में जो है स्लेवरी को ख़त्म किया गया, कब उस पर डिबेट्स की गई, कौन से पीरियड में क्या हुआ, कौन से जैसे रजीम पढ़े हमने अलग अलग, तो कौन से रजीम ने क्या स्टेप्स लिए स्लेवरी को हटाने के लिए, ये चीज़ें हमने पढ़ ली. ठीक है, उसके बाद अब इन दी कॉलोनीज कैरिबियन, मैरिटिनिक्यू, गुडालप्यू एंड द सैन डोमिंगो were important supplier of the commodities such as the tobacco, indigo, sugar and the coffee. अब ये जो कॉलोनीज थी कैरिबियन, मार्टिनिको, गुडाल्पो एंड द सैन डोमिंगो, दीज वर द कॉलोनीज ऑफ फ्रांस. ठीक है, मतलब फ्रांस की कॉलोनीज थी कहाँ पे, अमेरिका में. ठीक है, तो क्या होता है कि दीज वर द इम्पॉर्टेंट कॉलोनीज which transport tobacco, indigo, sugar and coffee to Europe. ठीक है, फ्रांस को मतलब कि ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती थी, इन कॉलोनीज से मिलती थी. ठीक है, क्योंकि फ्रांस का जो वेदर था वो इन क्रॉप्स के लिए सूटेबल नहीं था. ठीक है, अब मैं आपको मैप में शो करता हूँ, एक सेकंड. तो ये हैं कॉलोनीज. ठीक है, गुडाल्पो ये आपको दिख रही है. ठीक,
ये गुडेल्पो आ गई, ये है ये छोटा सा जो एरिया, ठीक है। उसके बाद ये आ गई मार्टिनिक्यू, ठीक है, ये एरिया जो है। उसके बाद आपकी आ जाती है कैरिबियन, ठीक है, ये नीचे कैरिबियंस। तो ये जो कॉलोनीज थी यहाँ से क्या जाता था फ्रांस में, तंबाकू, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका की कॉलोनीज, नॉर्थ अमेरिका के एरियाज़ थे, किसकी कॉलोनीज थी, फ्रांस की, ठीक है। कॉलोनीज़ क्या होता है, वो एरिया जो किसी कंट्री के अंडर होता है, ठीक है। उस एरिया को या उस कंट्री को क्या कहते हैं, कॉलोनी ऑफ, जिस भी कंट्री के अंडर हो, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। तो ये कुछ कॉलोनीज़ थी, यहाँ से जो है इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी जो है वो कहाँ जाती थी, फ्रांस में जाती थी, ठीक है। देन बट दी रिलुक्टेंस ऑफ द यूरोपियन टू गो एंड वर्क इन द डिस्टेंट एंड द अनफेमिलियर लैंड्स मेंट ए शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन दी प्लांटेशंस। अब देखो ये जो कॉलोनीज़ थी, यहाँ से शुगर, इंडिगो, तंबाकू वगैरह की जो ट्रेड होती थी, लेकिन वहाँ पे जो थी लेबरर्स की कमी थी, लेबर बहुत कम थी। तो क्या होता था कि जो यूरोपियन लेबरर्स थे, जो यूरोपियन स्लेव्स थे, बिना मर्जी के, रेलुकेटेंस क्या होता है, बिना मर्जी के, उनको जो था डिस्टेंट प्लेसेस पे जाना पड़ता था, अलग अलग प्लेसेस पे जो है जाना पड़ता था। अनफेमिलियर लैंड मतलब जिसको वो जानते भी नहीं थे, तो वहाँ जाना पड़ता था ड्यू टू दी शॉर्टेज ऑफ लेबर, क्योंकि वहाँ पे लेबर नहीं थी और फ्रांस में लेबर जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, या यूरोप में जो लेबर थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ से क्या होती थी, इन स्लेव्स की ट्रेड होती थी और इनको फिर कहाँ छोड़ते थे, ये जहाँ आपने ये सारी कॉलोनीज़ पढ़ी, ठीक है, तो वहाँ छोड़ते थे, वहाँ ये काम करते थे। मतलब ये स्लेव की जो ट्रेड थी ये ट्रायंगुलर थी, ठीक है। सो दिस वाज मेट बाय द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। इसको ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड भी कहा जाता है, क्योंकि ये किस किस के बीच में होती थी, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में, ठीक है। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th century. French merchants sailed from the ports of the Bordeaux or the Nantes to the African coast, where they bought slaves from the local Cheftains, branded and shackled. The slaves were packed tightly into the ships for the 3 months long voyage across the Atlantic to the Caribbean. अब क्या होता था कि जितने भी, ये देखिए ये आपको वर्ल्ड मैप दिख रहा है, तो क्या होता था कि ये आपकी आ गई यूरोप, ये आ गया आपका अफ्रीका, और ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, ठीक है। तो क्या होता था कि यहाँ से स्लेव्स को उठाते थे और ये जो कॉलोनीज़ हैं, ठीक है, यहाँ पे, फिर यहाँ से भी स्लेव को उठाया जाता था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है इनको बेचा जाता था, कुछ जो लोकल लीडर्स होते थे, मतलब लोकल वहाँ के जो हम कह लें कि बड़े बड़े जो ओनर्स हुआ करते थे, लैंड ओनर्स, उनको बेचा जाता था, ठीक है। वहाँ से फिर ये क्या करते थे, यहाँ से भी इन स्लेव्स को बेचते थे यहाँ, ठीक है। तो ये इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, ठीक है। ट्रायंगुलर कैसे हुई, यहाँ से यहाँ, यहाँ और यहाँ, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन दी यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ फ्रांस के जो कुछ पोर्ट्स थे, है ना, यहाँ के जो पोर्ट्स थे, तो यहाँ से उठाया जाता था इन स्लेव्स को, फिर यहाँ दिया, कुछ यहाँ बेचे जाते थे, फिर यहाँ से मतलब इनको 3-3 मंथ के लिए जो है वो सफ़र करना पड़ता था, लॉन्ग सफ़र जो है वो तय करना पड़ता था किश्तियों में, ठीक है। किश्तियों में इनको भरा जाता था, बिल्कुल टाइटली जो है वो किश्तियों में डाला जाता था, और वहाँ से लेकर के इनको फिर ये अमेरिका में उतारा जाता था। फिर यहाँ से भी ट्रेड होती थी, किसकी, इंडिगो की, शुगर की, तंबाकू की, तो वो कहाँ पहुँचती थी, यूरोप में पहुँचती थी, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से जो है इनको किश्तियों में भरा जाता था ज़बरदस्ती, ठीक है, ज़बरदस्ती धक्के दे के, और फिर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लिया जाता था, ठीक है। पोर्ट सिटीज़, जैसे कि पोर्ट सिटीज़ हैं फ्रांस की कौन कौन सी, मैंने आपको बताई, बॉर्डिक्स, नंटस, ये कुछ पोर्ट सिटीज़ हैं। यहाँ से इनको उठा करके अफ्रीका में लिया जाता था, फिर अफ्रीका में बेच करके बीच में अटलांटिक ओशन को फिर क्रॉस करके फिर जो है इनको अमेरिका में लिया जाता था, एंड देन फिर वहाँ से जो है वो शुगर, तंबाकू वगैरह ट्रांसपोर्ट होकर के कहाँ पहुँचते थे, फ्रांस में पहुँचते थे, यूरोप में पहुँचते थे, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ से उठाएंगे, है ना, यहाँ से उठाया इनको, फिर यहाँ ये बीच में अटलांटिक ओशन है, ठीक है,
अब यहाँ से फिर इनको यहाँ तो काफ़ी समय जो था इनको 3-3 मंथ के लिए जो है वो किश्तियों में रहना पड़ता था। काफ़ी तो बेचारे वहीं मर भी जाते थे भूख की वजह से, परेशानियों की वजह से, है ना। तो इस तरीके से जो थी वो ट्रेड स्लेव पूरे इन 3 कॉन्टिनेंट्स के बीच में होती थी। ठीक है, यहाँ आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये है आपका यूरोप, है ना। यहाँ से यहाँ ये आ गया आपका अफ्रीका की कुछ नीचे वाले जो हिस्से हैं, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ यहाँ पे लेकर के इनको रखा जाता था। फिर यहाँ से यहाँ कुछ यहाँ बेचे जाते थे, फिर कुछ जो है वो यहाँ बेचे जाते थे, और फिर फाइनली यहाँ से प्रोडक्ट्स जो हैं वो फ्रांस में जाते थे। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। क्लियर यहाँ तक। अब ये देखिए जो फ्रांस के इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स थे जहाँ से इनकी ट्रांसपोर्ट की जाती थी, नेंटस, ये है नेंटस, और ये है बुडाक्स। ठीक है, तो यहाँ से इनको उठा करके लिया जाता था कहाँ, अफ्रीका में, और अफ्रीका से फिर जो है अमेरिका में बेच दिए जाते थे। ठीक है, तो ये थी स्लेव की पोजीशन। और ये आपने पढ़ा कि स्लेवरी जो है वो मतलब किस तरीके से स्लेव के साथ व्यवहार किया जाता था, और फिर आपने पढ़ा कि किस किस गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए स्लेवरी को हटाने के लिए, और फाइनली जो है वो स्लेवरी जो है वो कब फ्रांस से हटती है, 1848 में। ठीक है, 1848 में जो है फाइनली जो है वो ये स्लेवरी जो है वो एबोलिश हो जाती है। ठीक है, 1848 में। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। ठीक है, स्लेव की क्या पोजीशन थी, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड होती थी किस किस के बीच में, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। यूरोप से जो है थे वो स्लेव उठाए जाते थे, और ये जो कॉलोनीज़ थी, फ्रेंच कॉलोनीज़ थी, कैरिबियन, मैरिटिनिको, गुडाल्पो एंड द सैन डोमिंगो, यहाँ से जो है वो उनको शुगर, तंबाकू, इंडिगो मिलता था, और वहाँ पे जो है स्लेव्स को बेचा जाता था। स्लेव वहाँ पे जा कर के क्या करते थे, काम करते थे। ठीक है, तो ये थी पोजीशन। और आपने पढ़ा कि जो ओल्ड रजीम था फ्रांस का, लुइस 16 से पहले या लुइस 16 का जो रजीम था, तो उस वक्त स्लेवरी जो थी वो वेरी प्रेविलेंट थी, बहुत ज़्यादा थी। स्लेव के साथ मतलब स्लेवरी जो थी वो स्लेव ट्रेड होती थी यहाँ से वहाँ हर जगह। उसके बाद नेशनल असम्बली में जो है कुछ डिबेट्स की गई कि स्लेवरी को ख़त्म करना चाहिए, लेकिन ख़त्म नहीं किया गया। वहीं उसके बाद जो जोकोबिन रजीम आता है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी के अंडर, तो वहाँ पे जो है टोटली स्लेवरी को एबोलिश किया जाता है, क्योंकि वो खुद भी एक वीक सेक्शन से थे, एक पोर सेक्शन से थे, पूरा का पूरा क्लब। ठीक है, और फिर एंड में जो नेपोलियन रूल आता है, नेपोलियन जब पावर में आता है तो नेपोलियन अगेन जो है फिर से स्लेवरी को जो है री इंट्रोड्यूस कर देता है फ्रांस में। और फाइनली जो है वो कब जो है स्लेवरी यहाँ से हटती है, 1848 में। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द रेवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ। अब रेवोल्यूशन से हमारी जो रोज़ की ज़िंदगी है उस पे क्या इफ़ेक्ट पड़े, मतलब जो लोगों की रोज़ की ज़िंदगी उस वक़्त थी या आज है, या हमने क्या सीखा फ्रेंच रेवोल्यूशन से, क्या चीज़ें जो है पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस हुई, या पूरे फ्रांस में क्या चीज़ें जो हैं वो फ्रांस की वजह से मिली। ठीक है, तो द रेवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ आफ्टर स्टॉर्मिंग दी। अब देखिए अगर आपकी बुक से थोड़ा हम देखें, कैन पॉलिटिक्स चेंज दी क्लॉथ्स पीपल वेयर द लैंग्वेज दे स्पीक आर द बुक्स दे रीड। क्या कुछ पॉलिटिक्स में चेंज आई थी, या जो लोग कपड़े पहनते थे उसमें चेंज आई थी रेवोल्यूशन की वजह से? क्या जो लोग लैंग्वेज बोलते थे उसमें चेंज आई थी, या जो लोग बुक्स पढ़ते थे उनमें कुछ चेंजिंग्स देखने को मिली थी रेवोल्यूशन की वजह से? तो हाँ, मिली थी। इससे बहुत ज़्यादा चेंजिंग जो है मतलब वुमेन की लाइफ में, मैन की लाइफ में, चिल्ड्रन की लाइफ में चेंजिंग देखने को मिली थी। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था, मोनार्किकल रूल था, उसके बाद उनको कुछ राइट्स दिए गए, राइट टू लिबर्टी दिया गया, राइट टू इक्वलिटी दिया गया, राइट टू लाइफ दिया गया। तो दीज आइडियाज़ जो है वो किसकी देन है? फ्रेंच रेवोल्यूशन की देन है। ठीक है, तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लॉ दैट कम इनटू इफेक्ट सोन आफ्टर स्टॉर्मिंग द बेस्टाइल इन द समर ऑफ 1789 वाज द एवोल्यूशन ऑफ द सेंसरशिप। ठीक है, कि जब बेस्टाइल को तोड़ा जाता है 14 जुलाई 1789 को, तो उसके बाद जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम कह लें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ जो पास होता है वो कौन सा है, कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट
एक लॉ कह लें हम, कौन सा, सेंसरशिप जो है वो ख़त्म की जाती है, ठीक है। बेस्टाइल को ख़त्म करने के बाद सेंसरशिप क्या होता है कि मतलब क्या होता था कि कोई भी बुक लिखी जाती थी या कोई भी न्यूज़पेपर लिखी जाती थी, कोई भी कल्चरल इवेंट होता था, तो उसको जब तक राजा इजाज़त नहीं देता था, जब तक राजा उसको अलाउ नहीं करता था, तो तब तक वो चीज़ें जो थी, मतलब राजा का अप्रूवल जो था वो बहुत ज़रूरी था। लेकिन इस चीज़ को जो है वो ख़त्म कर दिया गया आफ्टर द डेमोलिशन ऑफ बेस्टाइल, ठीक है। देन The Declaration of the Right of Men and Citizens proclaimed the freedom of speech and expression to be a natural right। आपने पढ़ा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो मेन को राइट दिए गए थे, तो उसमें जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बी दी नेचुरल राइट कहा गया था कि आपको बोलने का, एक्सप्रेस करने का जो फ्रीडम है आपकी, वो नेचुरल राइट है, इनलाइनेबल राइट है। तो ये भी किसकी देन है, आपके ये जो आप पूरा डिस्कस कर रहे हो फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसकी ही देन है, जो आज हमें राइट टू स्पीच है, राइट टू एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ, है ना। देन newspaper pamphlets, books and the printed pictures flooded the towns of the France, from where they traveled rapidly into the countryside and described and discussed the events and change taking place in the France। अब क्या हुआ कि जब सेंसरशिप ख़त्म होगी तो ये पैम्पलेट्स, बुक्स, प्रिंटेड कल्चर पूरे टोन्स में डिस्कस होने लगी, इवन के कंट्री साइड, रूरल एरियाज़ में भी डिस्कस होने लगी, और इसकी वजह से जो है जितनी भी चेंजेस हुई थी पूरे फ्रांस में, वो इंटेंसिवली डिस्कस होने लगी लोगों के बीच में, ठीक है, जब सेंसरशिप ख़त्म हुई। तो ये भी सारी चीज़ें किसकी वजह से हुई, रेवोल्यूशन की वजह से, वरना पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था, ठीक है। देन प्लेज, सॉन्ग्स एंड फेस्टिवल्स, प्रोसेशंस attracted large number of the pupils, which was one of the way that could grasp and identify with ideas such as the liberty or the justice, ठीक है। मतलब कि सॉन्ग्स प्ले किए जाने लगे, कुछ प्लेस किए जाने लगे, नाटक वगैरह इस तरीके की चीज़ें की जाने लगी, क्योंकि अब जो थी सेंसरशिप ख़त्म हो गई थी। तो ये सब चीज़ें होने लगी, तो इससे जो है लोग जो है ज़्यादा अवेयर हुए किन चीज़ों के बारे में, लिबर्टी के बारे में, जस्टिस के बारे में, इक्वलिटी के बारे में, राइट टू लाइफ के बारे में, राइट टू स्पीच के बारे में, राइट टू एक्सप्रेशन के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फ्रांस रेवोल्यूशन से ही पूरे वर्ल्ड में आई हैं, ठीक है। तो ये था आपका टोटल इवेंट्स एंड देन थीम्स, एंड नाउ इन लास्ट लेक्चर we will discuss our conclusion of the chapter and then the question answers, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये हमारा पूरा चैप्टर था जो कि हमने पूरा डिस्कस कर लिया, ठीक है, ओवरऑल। थैंक यू स्टूडेंट्स।